वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी मीडियम से सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन, ज्योग्राफी पार्ट, भूगोल पार्ट चल रहा है। चैप्टर नंबर 7, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हमारा चैप्टर चल रहा था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें हमने 3 वीडियोज पढ़ी थी। स्थल परिवहन पर, सड़क मार्ग पर, सड़क परिवहन का उसका घनत्व, उसकी समरी पड़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 4 को, रेल परिवहन। परिवहन का जो एक दूसरा जो साधन है स्थल परिवहन में, वह है आपका रेल परिवहन। तो रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो रेल परिवहन, भारत में जो रेल परिवहन है, अगर स्थल मार्ग के ऊपर हम देखते हैं और लंबी दूरी पर देखते हैं, तो सड़क परिवहन की बजाय और वायु परिवहन की बजाय एक सस्ता साधन है, सस्ता परिवहन का साधन है। रेल परिवहन एक सस्ता साधन है। अगर हम इसको इतिहास को देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पहले जब रेल परिवहन का विकास हुआ तो विदेशियों ने सबसे पहले इसको घोड़ा गाड़ी के रूप में विकास किया था। सबसे पहले जब इसकी पटरियां बिछाई गई, जैसे ये पटरी बिछाई गई, तो इसको घोड़ा गाड़ी खींचते थे। फिर घोड़े के बाद में धीरे धीरे इसका विकास हुआ, कोयले से चलने लगी। कोयले के बाद में, क्योंकि कोयला एक ईंधन के रूप में चलता था, फिर उसके बाद में ये डीजल से चलने लगी, डीजल और आपका पेट्रोल से चलने लगी, डीजल से। उसके बाद में जैसे जैसे विकास हुआ तो ये विद्युत से चलने लगी। और आज का जो समय, अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें कि बहुत पहले, प्राचीन बहुत समय पहले, जब कहीं तो क्या पशुओं से, घोड़े के माध्यम से, घोड़ा गाड़ी के माध्यम से रेलगाड़ी की बोगियों को खींचा जाता था, और आज विद्युत से चल रही है। और जो मेट्रो जो रेल आई है, वे भी इसी का एक आधुनिक विकसित रूप है, मेट्रो ट्रेन का जो मेट्रो है। तो आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में रेल परिवहन, जो भारत देश है हमारा, उसमें जो रेल परिवहन का जो कार्य है, वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। ये नहीं है कि रेल परिवहन से केवल यात्री जाते हैं। यात्रियों के अलावा सामान को लाने ले जाने में, अर्थात लाने ले जाने के साथ में, या विदेश से या अन्य राज्यों से हम किसी माल को आयात निर्यात भी करने में भी सक्षम है। तो भारतीय जो रेल है, वस्तुओं और यात्रियों के साथ साथ सामान को लाने ले जाने में सबसे सस्ता साधन है और लंबी दूरी के लिए सबसे उचित साधन है। अनेक कार्यों में सहायक है। ये भारतीय जो रेल है अनेक कार्यों में सहायक है। जैसे इसमें व्यापार करने में, एक देश से दूसरे देश से व्यापार करते हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य में हम राज्य व्यापार, जिसे राष्ट्रीय व्यापार कह सकते हैं, जब देश के अंदर ही हो। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जब एक देश का दूसरे देश से व्यापार हो, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी। साथ में भ्रमण, घूमने में, घूमने के लिए, जैसे कुछ यात्री घूमने के लिए जाते हैं, जैसे अपने भारत देश में बहुत से ऐसे दर्शनीय स्थल है
बहुत से ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य हैं जिसको देखने से व्यक्ति बड़ा प्रफुल्लित होता है, बड़ा खुश होता है। जैसे कुल्लू मनाली जाइए आप, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के अंदर, आप जम्मू कश्मीर में जाइए, हिमाचल प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, आप दक्षिण भारत के समुद्र तटीय गोवा क्षेत्र में जाइए। यानी कि भारत देश हर स्थान पर एक ऐसा बहुत ही रमणीय स्थल है जो हर व्यक्ति को एक मोह लेता है अपनी तरफ से, बहुत सुंदर है। तो इसलिए भ्रमण करने के लिए, साथ में तीर्थ यात्रा के लिए जो व्यक्ति घूमने जाते हैं अपने इष्ट देव की जिसको मानते हैं, या जो पवित्र स्थान है उसको ऊपर जाने के लिए भी रेलों का माध्यम है। जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार को जाता है, कोई नीलकंठ जाता है, या कोई प्रयाग जाता है किसी क्षेत्र में, कोई काशी जाता है। तो अनेक स्थान है इस प्रकार से जो तीर्थ यात्राएं करने के लिए, या बहुत से मंदिरों में जाने के लिए। साथ में लंबी दूरी तक का परिवहन, लंबी दूरी तक जो परिवहन जो करते हैं उसके लिए भी आरामदायक परिवहन का साधन है। अगर हम देखते हैं कि पिछले 150 वर्ष के दौरान, देख लेंगे आज से नहीं, हमारे लगभग 150 वर्ष से पिछले 150 वर्षों से परिवहन कार्य धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है और इसका विस्तार हो रहा है। 150 वर्ष से कार्यरत है, आज का नहीं है, क्योंकि भारत देश में जो रेल परिवहन है लगभग 150 वर्ष पहले से ये चला आ रहा है। इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उससे देश की अर्थव्यवस्था भी इसमें मजबूत हुई है। देश की अर्थव्यवस्था जिसमें उद्योग और कृषि में तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। जैसे क्योंकि जो रेल परिवहन है जो यातायात का एक साधन है, इसके माध्यम से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती में सहयोग मिला है, मजबूत हुई है। क्योंकि रेल परिवहन के माध्यम से हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते हैं। व्यापार के साथ साथ में जो हमारा तैयार माल है, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र से तैयार माल है, उसको माल को ले जाने के लिए और कच्चे माल को लाने के लिए, ये कह सकते हैं कि कच्चा माल और तैयार माल को आयात निर्यात में भी सहयोग प्रदान किया जाता है। ये हमारे इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। साथ में जो उद्योगों का जो सामान है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कच्चे माल और तैयार माल को लाने ले जाने में विशेष योगदान रहा है। और न केवल कच्चे माल लाने ले जाने के लिए, साथ में ये उन उद्योगों में लगने वाली मशीनों को भी लाने ले जाने में भी, और उनके जो वर्कर्स हैं, चाहे वे टेक्निकल हो, तकनीकी हो, गैर तकनीकी हो, या प्रशासनीय गतिविधियों से संबंधित हो, उन व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए जो कृषि है, ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस कृषि के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्योंकि लगभग 2/3 जो जनसंख्या है हमारे भारत देश की, लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, लगी हुई है। क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो कृषि से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, खाद्यान्न से संबंधित हैं, या जो कृषि के जो उत्पाद क्षेत्र हैं, वे रेलवे के माध्यम से आयात निर्यात माल को लाया जाता है और भेजा जाता है। जैसे माने किसान ने अपना अनाज उत्पादन किया, गेहूं और चावल का उत्पादन किया, और भारत देश ने FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उसका भंडारण किया, और उस खाद्यान्न पदार्थ को दूसरे देश में उसको भेजा जा रहा है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। कृषि कार्य के लिए भी रेलवे महत्वपूर्ण है। साथ में विशेष प्रकार के जो हाइब्रिड सारे हैं, उसके लाने ले जाने में योगदान हुआ है। जैसे हरित क्रांति आने से इसका विशेष योगदान हुआ। तो कृषि का जो विकास हुआ है,
कृषि के क्षेत्र में भी रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिससे तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। कौन? रेलवे। अगर ये कृषि कार्य, उद्योग ये तेजी से नहीं बढ़ते तो कहीं रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे विभाग भी तेजी से नहीं बढ़ता, क्योंकि जब कृषि और उद्योग तेजी से पनपे, तेजी से बढ़े, तो जब तेजी से बढ़े तो परिवहन की आवश्यकता हुई। जो परिवहन की आवश्यकता हुई, इसलिए जो रेलवे भाग है, जो रेल है, रेल परिवहन है, उसका तीव्र गति से विकास के जो उत्तरदायी है वे हमारे कृषि और उद्योग भी है। कृषि और उद्योग, अगर कृषि की पैदावार अधिक नहीं होती और उद्योगों की स्थिति मजबूत अधिक नहीं होती तो हमारा रेलवे विभाग भी, रेल परिवहन भी इतना तेजी से विकसित नहीं होता। इसलिए बताया कि इसके लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? कृषि और उद्योग। जब हमारे भारत देश में उदारीकरण की नीति के कारण 1991 में उद्योगों का तेजी गति से विकास हुआ, व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, साथ में हरित क्रांति से कृषि कार्य तेजी से बढ़ने लगा, तो इसके माल को लाने ले जाने में हमें परिवहन की आवश्यकता हुई। इसलिए रेल परिवहन को एक मौका मिल गया, एक चांस मिल गया कि तेजी से बढ़ने का उसका विकास होगा। मार्ग की लंबाई देखते हैं अगर, कि भारतीय रेल की अगर हम लंबाई देखते हैं कि जो रेलवे मार्ग है वे लगभग कितना मार्ग है, अगर हमारी एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखते हैं और ये आंकड़े देखते हैं तो 31 मार्च 2004 के जो आंकड़े दिए गए उनके साथ देखते हैं तो हमारे जो मार्ग की लंबाई है लगभग 63,221 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई आंकी गई है 2004 के अनुसार। 63,221 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई भारतीय रेल की थी, जिसमें से 7,031 स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन है, 7,031 रेलवे स्टेशन, जिसमें से इसमें 7,871 रेल के इंजन है, 7,871 रेल इंजन और 5,321 जो है यात्री सेवाएं, जिसमें यात्री बैठकर अपनी यात्राएं करते हैं, तो 5,321 जो है ये यात्री सेवाएं वाहन है। कौन से? रेल परिवहन के वाहन है। और 4,904 अन्य कोच वाहन है। 4,904 है ये अन्य कोच वाहन है। और 22,000 अगर हम देखते हैं 2,28,170 2,28,170 ये माल गाड़ियां हैं, जिससे हमारा जो माल, गुड्स यानी सामान है, उनका आयात निर्यात किया जाता है या राष्ट्रीय स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ये भी 2,28,170 माल गाड़ियां हैं। ये सभी जो डेटाज हैं, ये सभी जो आंकड़े हैं, ये 31 मार्च 2004 के हैं और आज के आंकड़े देखते हैं तो कहीं इनसे अधिक है। आपको इस प्रकार से आंकड़े को कम ध्यान देना है, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, कंपटीशन में जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन आपके 10th क्लास के स्टैंडर्ड से दूसरी जो थ्योरीज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश की प्रथम रेलगाड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके प्रतियोगिता कंपटीशन की दृष्टि से भी। देश की प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस लाइन को अंडरलाइन करना, इस लाइन को अंडरलाइन करना। देश की प्रथम रेलगाड़ी, ये हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। हमारे भारत देश में जो प्रथम रेलगाड़ी है वे 1853 में चली। 1853 में चली। कहां पर चली? महाराष्ट्र में। जो आज में मुंबई लिखा हुआ है, पहले इसका नाम था बम्बई। क्या नाम था?
बंबई से लेकर और थाने के बीच में और मात्र 34 किलोमीटर दूरी थी। आज जो रेल परिवहन है बहुत लंबी दूरी से, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बहुत लंबी दूरी तय करती है। लेकिन स्टार्ट में प्रारंभिक समय में जब ये रेलगाड़ी चली तो मात्र 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर की दूरी में ही इसको चलाया गया था। जब ये यहाँ पर सफलतापूर्वक गाड़ी चल गई तब आगे पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। 3 गेज। अब हमारे भारतीय रेल के बारे में पढ़ेंगे गेज। तो सबसे पहले तो देखते हैं गेज क्या होता है। गेज एक रेलवे का मार्ग होता है, रेल का एक रास्ता होता है जिसको हम ट्रैक बोलते हैं या गेज बोलते हैं या रेलवे का पथ बोलते हैं या रेलवे का रास्ता बोलते हैं। तो जो रेल जो हमारी चलती है उसकी बता रहे हैं गेज। देखिए गेज में बता रहे हैं कि रेलवे की भारतीय जो रेल है उसके 3 गेज हैं। गेज का मतलब है कि जो रेलगाड़ी की जो पटरियां हैं, जो रेल की जो पटरियां हैं उसकी दूरी से संबंधित है, उसकी दूरी से संबंधित है। छोटी लाइन दूरी से संबंधित कौन कौन सी दूरी है, वे देखें दूरी से संबंधित है। गेज है, भारतीय रेल के 3 गेज हैं। गेज का मतलब है रास्ता, रेलवे का जो ट्रैक है वे 3 है। जैसे मान लीजिए ये रेल की जो पटरी है, ये रेल की पटरी की मध्य दूरी है, ये गेज है। ये रेल की पटरियों के मध्य ये दूरी। 3 गेज है। सबसे पहले बड़ी लाइन, फिर उसके बाद में दूसरा मीटर लाइन और छोटी लाइन। ये 3 प्रकार के गेज है, 3 प्रकार के रास्ते हैं। तो है बड़ी लाइन, जैसे ये इसकी दूरी बड़ी हुई, इसकी दूरी इस पटरी और इसके बीच की जो दूरी अगर 1.676 मीटर 1.67 मीटर इसकी ये बीच की दूरी है कि 1.676 मीटर, तो इसको हम बड़ी लाइन कहेंगे। क्या कहें इसको? बड़ी लाइन की जो दूरी है ये इसकी बीच की दूरी। दूसरे मीटर लाइन, अगर इसकी दूरी 1 मीटर है मात्र, इन दोनों के बीच में ये जो पटरी है इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उसको हम मीटर लाइन कहेंगे या मीटर गेज बोलेंगे, या इसको बोलेंगे ब्रॉड गेज या मीटर गेज या मीटर लाइन। अगर इसकी दूरी इस 1 मीटर से भी कम है, छोटी लाइन, जैसे इसकी दूरी 0.762 या 0.610 मीटर 0.610, अगर इसमें 1 मीटर से भी कम है, रेल की जो ये पटरियों की जो दूरी है, जो ये लोहे की जो पट्टी बिछी होती है, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस गैप है ये 1 मीटर से भी कम है कि 0.762 या 0.610 मीटर है, तो उसे हम छोटी लाइन बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये भारतीय रेल के 3 गेज है। 3 कितने गेज है? 3 गेज है। उसके बाद में 16 रेल मंडल। हमारे भारत देश में, पूरे भारत देश में रेलवे को जोन में बांटा गया है, मंडल में बांटा गया है। जैसे उत्तर पश्चिमी, उत्तर रेल, ऐसे है ना। देश का सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा एक ये विभाग है रेलवे डिपार्टमेंट। हमारे देश का सबसे बड़ा एक विभाग है रेलवे डिपार्टमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी सरकारी कर्मचारी इसमें कार्यरत है। साथ में देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्राधिकरण है। ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि सबसे ज्यादा लोग इसमें
यानी रोजगार प्राप्त किए। अब देखते हैं रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि हमारे रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। रेलवे परिवहन को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, रेल परिवहन के वितरण का मतलब है कि जो रेलवे की जो लाइन बिछाई जाती है, उस लाइन को बिछाने में हमको क्या क्या परेशानियां आती हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या रेलवे लाइन बिछाने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बिल्कुल भी उसके प्रति घबराना नहीं है। या तो कहता है कि रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, या रेलवे परिवहन के सामने कौन कौन सी समस्या है, या रेलवे ट्रैक बिछाने के समय आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जाता है उसके समस्याओं से संबंधित, आपको बिल्कुल भी उससे घबराना नहीं है। आपको उसको समझना है कि हम रेलवे लाइन बिछाएंगे, रेल चलाएंगे इस पर, तो हमको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो देखते हैं कि रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा, भारत की स्थिति और जो आकार कि भारत, और भाग नंबर 2 में पढ़ा कि भारत के भौतिक विभाग, चैप्टर नंबर 2 में 9th क्लास के, कि भारत के भौतिक विभाग, कि भारत के जो भौतिक विभाग है, जैसे मुख्य रूप से भारत को 6 भौतिक विभाग में बांटा गया है। और भारत एक विशाल देश है। भारत जो देश है, अगर हम संसार में देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश विश्व में 7वें नंबर पर। कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, तो दूसरा स्थान है। यह हमारे भारत देश की स्थिति है। इसलिए हमारा भारत देश एक विशाल देश है। इसलिए जब विशाल देश है तो इसके भौतिक विभाग भी सभी जगह समान नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से भी ये विविधता वाला देश है, क्योंकि कहीं तो विशाल पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं उत्तर का मैदान है, कहीं पश्चिम में थार का मरुस्थल रेगिस्तान है, कहीं प्रायद्वीप ये पठारी भूमि है, कहीं तटीय क्षेत्र है, तो कहीं आपके यानी कि द्वीप समूह है। इस प्रकार से भारत एक यानी कि बहुत भौगोलिक दृष्टि से विशाल है। और ऐसे क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के लिए यानी सभी जगह समान कंडीशंस नहीं होती हैं, स्थिति नहीं होती। जैसे नंबर 1 भू आकृति। कौन सा है? भू आकृति। भू आकृति जैसे भू आकृति माने भूमि की आकृति, कि हमारी भूमि की आकृति कैसी है, जो हमारी लेयर है, जो भू प्रॉपर्टी है, जो क्रस्ट है, उसकी आकृति कैसी है। उसकी आकृति सभी जगह समान नहीं है। जैसे उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है, उत्तरी मैदान समतल मैदान है, जिसमें समतल में रेलवे लाइन को बिछाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए सबसे अधिक रेलवे का जो जाल है वे उत्तर मैदान में, क्योंकि समतल भूमि है। साथ में ये भी बेनिफिट है कि उत्तरी मैदान में ये सबसे बड़ा एक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि कार्य बहुत अधिक किया जाता है, यहाँ उद्योग बहुत अधिक है, जनसंख्या बहुत अधिक रहती है, यहाँ पर आवागमन इसलिए अधिक रहता है। तो इसलिए उत्तरी मैदान में रेलवे लाइन को बिछाने में कोई कठिनाइयां नहीं आती। ये सबसे अधिक इसको प्रभावित करता है भू आकृति, कि समतल मैदान में रेलवे लाइन बिछाने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पैसे कम खर्च होते हैं। अगर दूसरा इसका ऑपोजिट लेते हैं हिमालय पर्वतमाला, जो हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे ऊंचे पर्वत क्षेत्र है। अब एक मान लीजिए समतल मैदान है
और एक इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला है। अब हिमालय पर्वतमाला है, ऊंचे ऊंचे पर्वत क्षेत्र है, ये घाटियां हैं। समतल मैदान में ट्रेक आसानी से बिछाया जा सकता है, लेकिन ऐसे मार्गों में पहले इस मार्ग को काटा जाए, इस पहाड़ों को, पहाड़ की कटिंग की जाए, उसको समतल किया जाए, फिर रेलवे लाइन बिछाएंगे, तो बड़ा कठिन है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि उत्तरी मैदान, समतल मैदान पर रेलवे लाइन बिछाने में आसानी होती है, पैसे कम खर्च होते हैं, साथ में वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं और साथ में कृषि कार्य किया जाता है, इसलिए वहां पर रेलवे को आमदनी भी अधिक होती है इनसे और साथ में पैसे भी कम खर्च होता है। जबकि हिमालय पर्वतमाला जैसे क्षेत्र में वहां पर समतल भूभाग भी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, उसको पर्वतों को काट कर रेल लाइन बिछाने में खर्चा भी अधिक आएगा। साथ में हिमालय पर्वतमाला में जनसंख्या भी कम है, उद्योगों भी कम है, वहां पर उद्योगों की संख्या भी कम है और साथ में कृषि कार्य भी नहीं किया जाता, तो वहां पर दूसरी आमदनी भी नहीं है। इसलिए हिमालय पर्वतमालाओं पर रेलवे लाइन बिछाना बहुत ही कठिन कार्य है और साथ में रेल विभाग को कोई इनकम का साधन भी इतना अधिक नहीं है जितना समतल मैदान में है। उसी प्रकार से देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के अलावा जैसे दुर्गम ऊंचावाद क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या नहीं रहती, तो उन क्षेत्रों में जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र पर भी बड़ी दिक्कत आती है। राजस्थान में देखते हैं, भारत में पश्चिमी क्षेत्र में जो थार का मरुस्थल है वहां पर रेगिस्तान है, बालू मिट्टी है, तो बालू मिट्टी को हटाने में और रेलवे लाइन बिछा दी जाती है, तो उसमें बड़ी दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? जैसे मई और जून के महीने में जो तेज आंधियां चलती है, जिसे राजस्थान में लू कहते हैं, उसको तेज हवा चलते, उससे कई बार रेलवे ट्रैक कवाड़ हो जाता है, जो रेलवे की पटरियां हैं वे ढक जाती हैं, जिससे उसको साफ करने के लिए बहुत मजदूरों की यानी कि आवश्यकता होती है, जिसमें पैसा खर्च होता है। इसी प्रकार से राजस्थान के अलावा राजस्थान और गुजरात क्षेत्र जहाँ दलदल क्षेत्र है, वहाँ दुर्गम क्षेत्र रेलवे को बिछाने में। इसी प्रकार से पूर्वी क्षेत्र है, जो आपके पूर्वी क्षेत्र में भी जो हिमालय पर्वतमाला या पर्वतीय क्षेत्र है, भी बड़ा यानी कि दिक्कत है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स है, बड़ी परेशानियां हैं, जिससे रेलवे को बिछाना बड़ी आसान। तो कह सकते हैं कि भू-आकृति जितने भी हमारे भौतिक विभाग हैं सबकी अलग अलग विशेषता हैं, तो उन पर रेलवे लाइन बिछाना बड़ा कठिन कार्य है, समतल मैदान में सबसे अधिक है। तो ये इस कारक जो है भू-आकृति, किसी भी क्षेत्र की जो भू-आकृतिक है उसमें रेलवे लाइन बिछाने के लिए सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो ये एक प्राकृतिक कारक है भू-आकृति, चाहे समतल मैदान हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, पठारी भूमि हो या तटीय क्षेत्र हो, किस प्रकार से। दूसरा है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया से मतलब है कि देश में कितना उसको आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक क्रियाएं कि जिस क्षेत्र में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र होंगे, कृषि कार्य अधिक किया जाएगा, खनन कार्य अधिक से अधिक होगा, तो निश्चित क्षेत्र में वहां पर रेलवे लाइन बिछाने में उसको रेलवे विभाग को बेनिफिट होगा, फायदा होगा। क्यों? कि जैसे जिस क्षेत्र में औद्योगिक कार्य है, तो औद्योगिक कार्य से कच्चा माल और तैयार माल को आयात निर्यात लाने ले जाने में सुविधा होगी, तो रेल विभाग को बहुत सारी उसमें इनकम होगी, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर न कोई औद्योगिक क्षेत्र है, न कोई खनन कार्य है, न अधिक जनसंख्या रहती है, तो वहाँ रेलवे लाइन को बिछाने में बिछा तो सकते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक आय नहीं होगी। तो औद्योगिक क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, अगर भारत देश में देखें कि जो खनन क्षेत्र है, जैसे झारखंड में देखिए, आप उड़ीसा में देखिए, यहाँ जहाँ पर हमारा खनिज पदार्थ निकाला जाता है, चाहे ये मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आपका मध्य प्रदेश के अलावा जैसे उड़ीसा झारखंड वाला क्षेत्र है, जहाँ बहुत से उद्योग भी हैं और खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, वहाँ से माल को, कच्चे माल और तैयार माल को आयात निर्यात में रेल परिवहन का कार्य किया जाता है, जिससे आर्थिक क्रिया हमारे मजबूत होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पश्चिम में कोयला, पेट्रोलियम और हमारे जो ऊर्जा के संसाधन है, उनको लाने ले जाने में कि बहुत से मजदूर लगे होते हैं,
तो उनको लाने ले जाने के साथ में माल को ढोने में भी बहुत ही अच्छा एक साधन है। अगर पश्चिम तट की तरफ देखते हैं, जो कोंकण तट है, कोंकण तट में एक बड़ी समस्या थी कि भूस्खलन की भूस्खलन के कारण उसमें परेशानी होती थी। लेकिन पश्चिमी तट यानी कि तेल के क्षेत्र से और आवागमन के क्षेत्र से आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के कारण वहां पर रेलवे परिवहन सुविधाजनक वहां पर चला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं भी इसको प्रभावित करती है। प्रशासनिक कार्य देखते हैं, जितने भी महानगर है हमारे, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ये जितने भी महानगर हैं हमारे या जो मेगा सिटी है, इसमें जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। क्योंकि डेली जो व्यक्ति है अपने दैनिक कार्यों के लिए या गवर्नमेंट जॉब, सार्वजनिक जॉब में लगे हो या प्राइवेट में हो या कोई बिजनेसमैन हो, आने जाने का डेली रूटीन होता है, उसके लिए भी रेलवे परिवहन एक सुविधाजनक है, उसको प्रभावित करता है। एक महानगर मेगा सिटी में रेलवे परिवहन अधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि अधिक उसमें रेलवे परिवहन का जाल बिछाया जाएगा बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे शहरों में। क्योंकि जहां पर प्रशासनिक गतिविधियां अधिक होंगी, जहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा, लोगों का आवागमन अधिक से अधिक होगा, तो उधर अधिक रेलवे मार्ग बिछाए जाएंगे, क्योंकि उनसे अधिक आमदनी होगी, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन जिस क्षेत्रों में प्रशासनिक गतिविधियां कम है, जहां पर कोई प्राइवेट सेक्टर के भी कोई इंडस्ट्री नहीं है या कोई ऑफिस नहीं है या कोई इस प्रकार से गतिविधियां नहीं है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में देखें तो इतना नहीं है, जैसे पूर्वी राजस्थान की तुलना करें तो वहां पर रेलवे लाइन कम बिछाई जाएगी उनकी तुलना में। तो ये गतिविधियां भी इसको प्रभावित करती है। अब देखते हैं कि इनके अलावा कि हमारे भारतीय रेलवे की कुछ समस्याएं भी है, कि भारतीय रेलवे की कुछ समस्याएं हैं कि उन समस्याओं का सामना करना हमें अति आवश्यक है। कौन कौन सी समस्याएं जिनका अध्ययन करेंगे कि ये कुछ समस्या जैसे आपकी भूआकृतिक से संबंधित थी, ये तो समस्या आपके प्राकृतिक है, लेकिन हम कुछ मानवीय समस्या देखते हैं कि मानव भी ऐसी कुछ गतिविधियां करते हैं जिससे हमारे भारतीय रेल विभाग को एक काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कि कौन कौन सी भारतीय जिससे हमारे भारतीय रेल विभाग को हानि हो रही है, कौन कौन समस्या? रेल परिवहन की समस्याएं हमारे भारतीय रेल विभाग में बहुत सी आज भी समस्या है। ये कुछ ऐसी समस्या है जो मानवकृत समस्या है। ये ऐसी समस्या जो मानवकृत है कि जो मानव के द्वारा, हमारे द्वारा ये भारतीय रेल विभाग को समस्याएं पैदा कर रहे हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो समस्या है इसका निदान करना चाहिए। क्या क्या समस्या है? बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करना सबसे भारी नुकसान है हमारे भारतीय रेल विभाग में। इसमें यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वे कमजोर होती है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत से यात्री हैं जो बिना टिकट, विदाउट टिकट के यात्राएं करते हैं रेल में बैठकर। ज्यादातर लोग वे होते हैं जो डेली वेजेज के ऊपर दैनिक मजदूरी काम करने वाले होते हैं, या कुछ ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी भी जो होते हैं वे भी डेली जानने वाले होते हैं। वे मोस्टली यानी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बिना टिकट यात्रा करते हैं, जिससे हमारे भारतीय रेल विभाग को ही नहीं पूरे हमारे भारत देश को आर्थिक स्थिति से कमजोर बना रहे हैं। तो ये एक भारतीय रेल की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी की समस्या। कई बार हमारे जो रेल की जो संपत्ति है उसकी हानि की जाती है, जैसे चोरी के माध्यम से या रेलवे को क्षतिग्रस्त करना। जैसे रेलवे संपत्ति की जैसे हानि, जैसे कई बार प्रतियोगिता परीक्षा होती है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो नवयुवकों के द्वारा जब भर्ती देखने के लिए जाते हैं और तो विदाउट टिकट तो वे जाते हैं और साथ में विदाउट टिकट के साथ में वे पत्थरबाजी भी करते हैं, रेलवे के शीशे वगैरह तोड़ते हैं, रेलवे के पत्थर मारते हैं, जिससे रेलवे की संपत्ति को हानि होती है और कई बार ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है।
इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ में चोरी की समस्या कई बार ऐसे देखने में आया है कि रेलवे स्टेशनों और रेलवे लाइन के आसपास रेलवे का सामान पड़ा हुआ होता है, जैसे रेलवे की जो ट्रैक की जो पटड़ियाँ हैं वो होता है, या लकड़ी के जो गुटके हैं, या कुछ रोड़ियाँ हैं। तो कुछ असामाजिक तत्व जो है उनको चोरी छिपे से उनको उठा ले जाते हैं, जिससे भी हमारे भारतीय जो रेल संपत्ति है उसको बड़ा भारी नुकसान होता है। भी न केवल हमारे भारत देश के ऊपर नुकसान हो रहा, वे हर व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका लॉस हो रहा है। तो इसको ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए कि इस प्रकार से ऐसे नियम बनाने चाहिए, और नियम बने हुए हैं कि इस प्रकार से चोरी के ऊपर प्रतिबंध है। जंजीर खींचना एक आम बात हो गई, आज एक जनरल सी बात हो गई। यात्री यात्रा कर रहे और कुछ लोग अनावश्यक रूप से जंजीर को खींच देते हैं, जिससे रेल गाड़ी को रुकना पड़ता है, एक कर्मचारी को आना पड़ता है और उसको ठीक करना पड़ता है। तो इससे न केवल रेल के रुकने से एक कर्मचारी का समय वेस्ट हो रहा है, साथ में जो एक उचित समय के ऊपर जो ट्रेन का पहुंचने का स्थान है उससे निर्धारित समय से पर नहीं पहुंचकर वे गाड़ी देरी से पहुंचती है, जिससे कुछ लोग व्यक्तियों को जो आवश्यक जो कार्य है वे काम में नहीं हो पाते हैं और समय निकल जाता है, इससे उसको भारी लॉस होता है। तो इससे जंजीर खींचने से भी हमारी भारतीय संपत्ति को, रेलवे को नुकसान के साथ साथ में उसमें यात्रा कर रहे लोग और जो इंतजार कर रहे आगे की ओर जाने वाले लोग, उनको भी एक भारी नुकसान होता है। तो इसके ये भी एक गलत है। अन्य समस्या देखते हैं तो अन्य समस्या में और जैसे कई बार खान पान के भी देखिए कि रेलवे में खान पान खाया जाता है जिसमें रेलवे गंदगी कर देते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमें अपने रेलवे विभाग को भी इस प्रकार से साफ सफाई रखना चाहिए यात्रा करते समय, जैसा हम अपने घर में रहते हैं। तो इस प्रकार से शायद रेलवे स्टेशनों पर भी काफ़ी समस्या देखने मिलती है कि रोज यात्रियों के द्वारा खाना खाने के बाद में जो खाली पैकेट्स है उसको रेलवे लाइन में बिछा देना, स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है मलमूत्र फैलाना, ये भी एक समस्या है, जिससे वातावरण भी प्रदूषित होता है, रेलवे स्टेशन भी प्रदूषित होता है। साथ में उस स्टेशन पर जितने कर्मचारी हैं या जो यात्री हैं वे भी उससे यानी कि दूषित होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी समस्याएं हैं जो अन्य समस्याओं में हम उसको संकलित कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का रेल परिवहन हमने पढ़ा कि किस प्रकार से रेल परिवहन हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो आप लाइक करना, आप इसको शेयर करना, और अगर कोई भी समस्या हो इस वीडियो में, कोई भी आपको इस प्रकरण में, इस बिंदु में कोई समझ में नहीं आया हो, किसी प्रकार की समस्या हो, आप कमेंट्स करना, आप मैसेज करना, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। हर समस्या समाधान करने के लिए तैयार है। आप अच्छी से तैयारी करना, मेहनत करना, और एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।